हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन चल रहा है बायोलॉजी में, हेल्थ एंड डिजीज, इसका एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक है इसको कम्प्लीटली बता दिया है और आप लोग क्लियरली समझ गए हैं। अब हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का लेसन जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज, इसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोअन्स एंड वर्म्स और उनमें से होने वाले डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, किस तरीके से हम उनसे बचें, क्या सावधानियां हम बरतें जिससे कि हमें डिजीज ना हो। तो इस कंसेप्ट को मैंने शुरू किया था, आप लोग को कुछ बताया भी था, उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बताया जा रहा है इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज के केस में सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, आपको पता होना चाहिए निमोनिया और कॉमन कोल्ड जो होता है यह एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज कहने का मतलब ये नहीं कि एयर से ये बॉर्न होता है, कहने का यह सेंस है कि इस डिजीज को कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर के थ्रू किसी पर्सन में इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद यह डिजीज कॉज करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एयरबॉर्न डिजीज का मतलब यही है कि जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, जैसे में निमोनिया डिजीज को कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, कॉमन कोल्ड को कॉज करने वाले जो वायरसेस हैं, ये सभी जो होते हैं दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये दोनों कहाँ पर रहते हैं? तो एयर में, और एयर के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दैट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए इसको एयरबॉर्न डिजीज के नाम से भी हम बोल रहे हैं। अब बता रहा है कि इनसे कैसे बचा जाए। इन एडिशन टू द एबव मेजर, इन इनके संबंध में जो ऊपर जो दिए गए हैं एयरबॉर्न डिजीज, उनके उपाय के लिए जो क्लोज कांटेक्ट में, मैं अभी आप लोग को जो क्लोज कांटेक्ट में विथ इन्फेक्टेड पर्सन, हमें जो उपाय लगाना चाहिए यह कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जिसको आपको एयरबॉर्न डिजीज हुआ है, दैट मीन्स निमोनिया और कॉमन कोल्ड हुआ है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ये बताया जा रहा है, ठीक ना। और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, या उनके जो भी सामान होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि जो निमोनिया होता है या कॉमन कोल्ड होता है वो डिफरेंट वे से स्प्रेड होता है, मैंने आपको बताया था। तो इस बेसिस पर जो भी वो पेन है, कीबोर्ड है, अगर कोई कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं उसके जो कीबोर्ड है अगर वो टच में आता है तो उसके टच में आने से भी आपको एयरबॉर्न डिजीज हो जाएगा। अगर वो पर्सन है उसने क्या किया कि कंप्यूटर पर बैठकर वर्क कर रहा है, कीबोर्ड से टाइप कर रहा है और अचानक उसने कफिंग या स्नीजिंग कर दिया, तो उस कफिंग और स्नीजिंग के कांटेक्ट में आने से, क्योंकि उस कफिंग और स्नीजिंग में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बाहर आते हैं और उस कीबोर्ड के अगर कांटेक्ट में आप तुरंत आते हैं, जैसे उसी कीबोर्ड को टच करते हैं तो आपको भी वह वायरल डिजीज जो है हो जाएगा। या उनके द्वारा पेन पेंसिल जो यूज कर रहे हैं, अगर उस पेन पेंसिल के भी कांटेक्ट में आप आते हो बच्चे तो आपको डिजीज हो जाएगा। या वो जो भी
जो भी वो ग्लासेस ड्रिंक करने के लिए यूज कर रहे हैं वाटर, अगर उसके भी कांटेक्ट में आप आ जाते हैं तो भी आपको हो सकता है, ठीक ना। मतलब अगर कफिंग स्नीजिंग कर दिए हैं और उसी को आप ड्रिंक कर लेते हो, ठीक ना। ड्रिंक ना करके, बल्कि ड्रिंक करने से तो नहीं होगा, लेकिन हाथ से अगर टच करते हो तो आपके हाथ पर तो हो ही जाएगा। अगर आपका हाथ नोज या माउथ के कांटेक्ट में आता है तो उस तरीके से भी आपको वो डिजीज हो जाएगा, क्योंकि आप अपने हाथ से अपने नोज को टच करते हो। अगर टच के कांटेक्ट से, अगर या जो एयर है उसके कांटेक्ट से जब यह वायरस इंटर कर जाएंगे आपके नोज या माउथ में तो डिजीज कॉज हो जाएगा। आपने अक्सर देखा भी होगा जब आप लोग को कोरोना दिखाया जा रहा है तो कोरोना में भी जो वायरल है वो भी एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न से ही वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि एयरबॉर्न डिजीज से बचने का यही उपाय है कि जो भी वो बिलोंगिंग यूज करते हैं, जो भी उनके सामान होते हैं, उससे दूर रहिए, उनके कांटेक्ट से दूर रहिए, तभी आप बच सकते हैं वायरल डिजीज से या एयरबॉर्न डिजीज से। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बता रहा है कि फॉर डिजीज सच एज मलेरिया। अब मलेरियल डिजीज के बारे में बता रहा है और फाइलेरिया। ये मलेरिया और फाइलेरिया का नाम सुनेंगे। मलेरिया किससे कॉज होता है, मैंने बताया है प्रोटोजोअन से, और फाइलेरिया जो कॉज होता है वो किससे कॉज होता है, वॉर्म से, तो बता रहा है। और ये मलेरिया और फाइलेरिया को डिफरेंट पर्सन में ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, आपको पता है, वेक्टर। और वो वेक्टर कौन होता है, मॉस्किटो। तो बता रहा है कि फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरिया सिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, जो इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है इनसे कंट्रोल करने, इनको इनसे कंट्रोल करने के लिए या इनसे बचने के लिए, इनको रोकने के लिए या इनसे दूर रहने के लिए, वेक्टर से एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। तो उन वेक्टर से रोकने के लिए या उनसे बचने के लिए जो उपाय है वो उपाय हम लोग जानेंगे। तो बता रहा है कि ये मलेरिया और फाइलेरिया जो होता है ये किससे ट्रांसमिट होता है, वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कंट्रोल या उनसे दूर होने का वो है देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, और उनके देयर ब्रीडिंग प्लेसेस से दूर होने का क्या उपाय है वो हम लोग जाने। तो बता रहा है दिस कैन बी अचीव्ड by avoiding stagnation of water in around residential areas। तो यह करना चाहिए कि हमें दूर रखना चाहिए कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं या जो रहने वाला एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर वाटर कलेक्ट न हो, वाटर कलेक्ट न हो। रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए हाउस होल्ड कूलर को, जो घरेलू कूलर्स होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कूलर में भी आपके मॉस्किटो प्रेजेंट रहते हैं। कूलर के जहाँ पर वाटर कलेक्ट रहता है वहाँ पर मॉस्किटो प्रेजेंट रहते हैं और वह वहाँ से फिर आपको बाइट कर जाते हैं और आपको डिजीज कॉज कर जाएंगे, ठीक ना। तो बता रहे रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर। तो रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए किसको, हाउस होल्ड कूलर्स को। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो नेट्स को का प्रयोग करना चाहिए। और साथ में इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गेम्बूसा इन पॉन्ड्स, और इंट्रोड्यूस करना चाहिए फिशेस को लाइक गेम्बूसा फिश को इन पॉन्ड्स में, क्योंकि अगर अगल बगल या कुछ एरिया कुछ ही डिस्टेंस पर पॉन्ड्स है तो वहाँ से भी मॉस्किटो आपके फ्लाई करते हुए आपके पास आ सकते हैं। तो इसलिए बता रहा है कि अगर पॉन्ड्स है आपके आसपास तो उस पॉन्ड्स में आप गेम्बूसा फिश का यूज करिए, क्योंकि गेम्बूसा फिश क्या करती है कि यह मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, और लार्वा को खा जाती है, फीड करती है उनको। तो इससे वो लार्वा डेड हो जाते हैं, लार्वा ख़त्म हो जाते हैं, और लार्वा जब ख़त्म हो जाते हैं तो न्यू मॉस्किटो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये बता रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
तो ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है कि मॉस्किटो से बचने के लिए पॉन्ड्स में जो फिशेस यूज की जाती है वो कौन सी फिश होती है, तो उसका नाम होता है गेम्बूसिया, गेमूसिया, ठीक ना। ये आप लोग इसके अदरवाइज स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिटेच ड्रेनेज एरिया एंड स्वाम, जहाँ पर भी नमी हो, जहाँ पर भी डिटेच हो, उस एरिया पर स्प्रेइंग करना चाहिए। किसका? इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड आप जानते हो कि एक टाइप के मेडिसिन्स होते हैं जिनका प्रयोग जिनका स्प्रे अगर आप करते हो स्वाम्प्स एरिया पर, ड्रेनेज एरिया पर, डिटेच पर, तो ये क्या करेंगे कि मॉस्किटो को ग्रो नहीं करने देंगे, मॉस्किटो वहाँ नहीं रहेंगे, मॉस्किटो किल हो जाएंगे, और मॉस्किटो का किल होना आपको बचाएगा मलेरिया और फाइलेरिया से, ठीक ना। और इसके संबंध में आगे बता रहा है, डोर और विंडो जो होते हैं उनके 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 यहाँ जिसके पास जो जहाँ पर डोर और विंडो हैं, आपके घर के जो डोर विंडो होते हैं उस पर आपको वायर मेश का यूज करना चाहिए। नेट लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स, बहुत कम पोर्स होते हैं जिससे मॉस्किटो एंट्री न कर पाए, तो वायर मेश का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। एंट्री प्लेस पर, और एंट्री प्लेस दो ही हैं, विंडो जिससे हम एयर लेते हैं हमारे घर में आए, और डोर्स जिससे हम आते जाते हैं, तो उन दोनों प्लेस पर आप वायर मेश का प्रयोग करिए जिससे मॉस्किटो एंट्री न कर पाए, उससे उसके एंट्री होने से, मॉस्किटो के एंट्री होने से बचाया जाए। सच प्रिकॉशन हैव बिकम ऑल मोर इम्पॉर्टेंट, ये सभी जो भी सावधानियां हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन लाइट ऑफ रिसेंटली वाइड स्प्रे इंसिडेंट्स ऑफ वेक्टर बॉर्न एडिज मॉस्किटो, जो अभी हाल ही में आप लोगों ने सुन रहे हैं, वेक्टर बॉर्न जो एडिज मॉस्किटो है, इससे होने वाले जो बहुत ही डेंजरस डिजीज हैं जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, इनसे बचने के लिए बता रहा है कि ये सभी उपाय जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, ये सावधानियां ज़रूरी हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। और वेक्टर बॉर्न डिजीज में एडिज मॉस्किटो की बात कर रहा है, जिस के द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया टाइप के डिजीज हो रहे हैं आपके इंडिया के बहुत सारे भाग में, मतलब बहुत सारे एरिया में भारत में डेंगू और चिकनगुनिया हो रहा है। और वो डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है, याद रखिएगा यह पेपर में आने वाला है, एडिज मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो आता है कि टू डिजीज का नेम आप मेंशन करिए जो एडिज मॉस्किटो के थ्रू कॉज होता है, तो आपको याद रखना है डेंगू एंड चिकनगुनिया, यह दो डिजीज है जो एडिज मॉस्किटो के थ्रू होते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे। आगे बात की जा रही है कि अब देखिए आगे बता रहा है द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस, जो बायोलॉजिकल साइंस में जो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक का जो डिस्कवरी हुआ है, हैव आर्म अस टू इफेक्टिवली डील विथ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये हमारे लिए एक हथियार का काम कर रहे हैं जो प्रभावी ढंग से हम प्रयोग करते हैं, और किसके लिए? मेनी इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए। जो बायोलॉजिकल साइंस में जो डिफरेंट टाइप्स के डिस्कवरी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक, डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन की डिस्कवरी हुई है, यह हमारे लिए एक हथियार का काम कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए। द यूज ऑफ वैक्सीन का प्रयोग एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैं, हैव इनेबल्ड अस, हमें इनेबल करते हैं टू कम्प्लीटली इरेडिकेट डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, ये हमें बचाने के लिए, पूरी तरह से दूर रखने के लिए, पूरी तरह से बचाने के लिए जो डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स है जो बहुत ही खतरनाक डिजीज है, इससे बचाने में ये वैक्सीन काम कर रहे हैं, ठीक ना। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ वैक्सीन, और भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, इनको भी कंट्रोल किया जा रहा है, बड़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है, बहुत अधिक मात्रा में कंट्रोल कर दिया गया है। और किसके द्वारा कंट्रोल कर दिया गया है? तो यूज करके, किसका? तो वैक्सीन का, ठीक ना। और इसके बाद आपको
टेक्नोलॉजी में आपको चैप्टर 12 में पढ़ाऊँगा, वहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस ने डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन का फॉर्मेशन किया है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी को बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली है हमारे डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी है, जिसको आप लोग को मैं बता रहा हूँ इम्यूनिटी क्या होता है। तो बता रहा है कि देखिए आप लोग, इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा आपके बॉडी की एबिलिटी टू फाइट द डिफरेंट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आपके बॉडी में बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म डेली आपके बॉडी में एंट्री करते रहते हैं, लेकिन आपको डिजीज नहीं होता है। तो यह कैसे नहीं हो पाता है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक पावर प्रेजेंट है और वह पावर है इम्यून पावर। तो वही बता रहा है इम्यूनिटी क्या है बेटा। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एक एबिलिटी है फाइट करने की, किससे? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। बता रहा है कि आप एवरी डे हम एक्सपोज होते हैं टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हमारे सामने हम प्रतिदिन इन लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे सराउंडिंग फैले होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो होते हैं उनसे डिजीज कॉज होता है, लेकिन सभी से नहीं होता है। क्यों? इसका यह कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर एक सुरक्षात्मक पार्ट है, या कहे तो एबिलिटी है या पावर है, और वह पावर फॉरेन एजेंट से हमें बचाता है और डिजीज कॉज होने नहीं देता है। उसी पावर का नाम है इम्यूनिटी। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और यह इम्यूनिटी जो होता है यह 2 टाइप्स का होता है बेटा, याद रखिएगा। इम्यूनिटी जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी होता है और एक आपका जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में डिटेल भी बताया जाएगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझिएगा, 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।